हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, आप कहीं भी टीचिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो मेथड का यूज़ करते हैं वो मेथड किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए और कितने तरह के मेथड्स होते हैं, मेथड्स का क्या डिफिनीशन है, उसको किस प्रकार से समझा जा सके, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो मेथड्स हैं वो टीचिंग के सेक्टर में बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि कहीं भी आप टीचिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि आपको मेथड का यूज़ करना होता है। तो मेथड को समझना ज़रूरी है कि मेथड क्या है, ठीक है, इसको किस प्रकार से डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है, इसे क्या मतलब निकल के आते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इस मेथड को अलग अलग तरीके से क्या किया है, अपने शब्दों में परिभाषित भी किए हैं। तो इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। साथ में ये जानने वाले हैं कि जो मेथड का जो क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, उसका जो वर्गीकरण करना है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन सा मेथड आपका टीचर सेंटर्ड होता है, कौन सा मेथड आपका चाइल्ड सेंटर्ड में होता है, इन सभी के बारे में भी समझने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बताना। और भी बहुत सारे जो है टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आपको और बहुत सारे टॉपिक मिलने वाले हैं। उस टॉपिक के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो विधि है क्या, है ना। तो आज का जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा जगत को देखा जाता है। और जब शिक्षा जगत की बात करते हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या आपका व्यवहार के आधार पे बच्चों में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलती है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि आज का जो शिक्षा जगत है उसमें देखिएगा कि जो बालकों को ही क्या होता है, शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। मतलब सेंटर पॉइंट कौन होता है, स्टूडेंट होता है, ना कि टीचर होता है। तो सेंटर पॉइंट में अगर बालक को रख के किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है ना, तो इससे क्या माना जाता है कि बच्चे को उसके व्यवहार में बहुत सारी परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। साथ में अगर शिक्षण करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या उद्देश्य होता है कि बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ठीक है। यह तभी संभव है जब शिक्षण प्रभावशाली होगा। अगर हम बात करना चाह रहे हैं कि मेन आपका शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, आप टीचिंग क्यों करना चाहते हैं, आप टीचिंग इसलिए करना चाहते हैं कि हम जो भी ज्ञान उसको दे रहे हैं, जो भी नॉलेज उसको दे रहे हैं, जो भी उसको हम पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ाने के बाद उस सारे ज्ञान को अपने व्यवहार में उसका यूज़ कर सकता है ना, अपने लाइफ में उसको यूज़ कर सकता है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब आपका टीचिंग स्किल जो है, आपका टीचिंग स्किल मतलब शिक्षण जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। मतलब कि बच्चे को, हर एक बच्चे को अच्छी तरह से जो भी चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं उसे समझ में आएगा। देन आप कह सकते हैं कि आपका जो शिक्षण कौशल है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं क्या ये शिक्षण विधियों का, तो शिक्षण विधियों में क्या होता है, परिवर्तन एक विकासशील प्रविधि है। तदनुसार अनेक शिक्षण विधियों का पैटर्न उभर कर सामने आते हैं, ठीक है। अब शिक्षण विधियों में देखने को मिलता है कि तो वही बात कहा गया है कि अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो क्या होता है, विकासशील प्रविधि के अंतर्गत आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जिस प्रकार के परिवर्तन होंगे उसी प्रकार की विधि का भी निर्माण आपको देखने को मिलेगा, है ना। तदनुसार, इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि अनेक शिक्षण विधियाँ जो है एक पैटर्न उभर कर सामने आते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न में से क्या होते हैं कि एक पैटर्न के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है तो इस सब्जेक्ट में किस प्रकार के मेथड्स का यूज करना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है तो इस सब्जेक्ट में किस प्रकार के मेथड को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शिक्षण विधि है क्या, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है। तो शिक्षण विधि का अर्थ क्या है कि जिसमें शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं तथा छात्र अधिगम परिविधि में ज्ञान, बोध और कौशल अर्जित करते हैं। देन हम कह सकते हैं कि क्या है वो शिक्षण विधि है, ठीक है, आपका टीचिंग मेथड है। तो टीचिंग मेथड में क्या होता है कि टीचर जो होता है वो छात्रों क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं, बहुत सारी स्किल्स के बारे में बताते हैं, है ना। और छात्र क्या करते हैं, उस परिविधि को, है ना, जो भी आपका परिविधि है उसका ज्ञान लेके, उसके कौशल को, उसके ज्ञान को, है ना, उसके सारी चीज़ों को समझने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। देन हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, आपका शिक्षण विधि है ना।
टीचिंग मेथड है। ये कहा है जेरोव, जो 1967 में इन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं तथा छात्र अधिगम परिविधि में ज्ञान, बोध और कौशल अर्जित करते हैं। ठीक है, इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जब हम टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, एक शिक्षक मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, एक छात्र मिलेंगे। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। टीचर बहुत सारे नॉलेज को बताते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, उस नॉलेज को सीखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अगर हम विधि को लैटिन भाषा में कहना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है तरीका, है ना, या रीति। मतलब कि विधि को अगर हम लैटिन भाषा में क्या समझते हैं, तरीका, किसी को कार्य करने का तरीका या फिर उसकी अपनी रीति। ठीक है, शिक्षा में विधि का अर्थ शिक्षक द्वारा छात्रों को सामग्री संप्रेषित करना होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, बात करते हैं कि अगर विधि की बात की जाती है तो टीचर के द्वारा जब किसी भी छात्र को मटेरियल कन्वे किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका विधि के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस मटेरियल को किस प्रकार से कन्वे करना है, किस तरीका क्या होता है, वो सभी तरीके जो होते हैं उसी तरीकों को क्या बोला जाता है, आपका विधि कहा जाता है। 1969 में गेज के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षण विधियाँ शिक्षण व्यवहार के एक पैटर्न है जिनकी पुनरावृत्ति होती है, अनेक विषयों में प्रयोग में लाए जाते हैं, एक से अधिक शिक्षक की विशेषता है तथा शिक्षण से संबंधित है। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि जो शिक्षण विधि है वो क्या है कि शिक्षण व्यवहार के पैटर्न में ही होता है। आप जिस प्रकार के टीचिंग का जो प्रोसेस अपनाते हैं उसी में क्या होता है, शिक्षण विधि आपको देखने को मिलेगा। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है वो शिक्षण व्यवहार का एक पैटर्न है, एक पुनरावृत्ति देखने को मिलते हैं। अनेक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट प्रयोग में आते हैं वो सभी एक से अधिक शिक्षक की विशेषता है। ठीक है, प्रत्येक टीचर अपनी अनुभव के आधार पे प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग तरीके से बताते हैं। जितने तरीके अलग होंगे उसके मेथड भी वही तरीके क्या कहलाते हैं, मेथड कहलाते हैं, उतने मेथड आपके अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो उसमें आपका जो टीचर होता है वो शिक्षण के दौरान बहुत सारे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, और वो परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है कि आपका शिक्षण विधि के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। ये किन्होंने कहा है, वो आपका गेज जो 1969 के अनुसार कहा गया है। टेलर और के अनुसार क्या कहा गया है कि जो विधियाँ होती है वो शिक्षकों का शिक्षक होता है। शिक्षकों का शिक्षक क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ को पढ़ाते हैं तब पढ़ाने के दौरान बहुत सारे तरीके को यूज करते हैं, और वही तरीका क्या आपका विधि है। तो कह सकते हैं कि जो तरीका है वो तो खुद एक क्या है, टीचर है, और वो जो तरीका होता है उस तरीक़ों को बतलाने वाले कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो शिक्षकों का शिक्षक भी क्या कहलाता है, आपका विधि कहलाता है। ये प्रत्येक विधि में कुछ न कुछ अच्छा होता है, लेकिन कोई भी विधि पूर्णतः सही नहीं होता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि किसी टॉपिक को पढ़ाने समय जिस मेथड का आप यूज कर रहे हैं, है ना, वो आपका एकदम सटीक बैठे। ठीक है, अच्छा तो होता है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए सिर्फ इसी विधि का प्रयोग किया जाए और कोई विधि का प्रयोग नहीं किया जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। वही कहा गया है कि प्रत्येक विधि में कुछ न कुछ अच्छा तो होता है ना, आपको सहूलियत मिलेगा पढ़ाने के दौरान। आप जो तरीके अपनाएंगे वो तरीके आपको, है ना, कहीं न कहीं टीचिंग के दौरान हेल्प मिलेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी मेथड से ही पढ़ाना है। दूसरा और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके आधार पर उसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सब जगह अच्छा नहीं होता है, कुछ जगह अच्छा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्पेंसर के अनुसार क्या कहा गया है। स्पेंसर के अनुसार कहा गया है कि बालकों को कम से कम बताया जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक खोज करानी चाहिए। मतलब कि आप टीचिंग के दौरान बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को या बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, नॉलेज को बताते हैं, स्किल को समझाते हैं, है ना। तो जो स्किल को समझा रहे हैं, नॉलेज को बता रहे हैं, है ना, उसमें आपका बताने का जो शैली होता है उसको ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए कि खुद से वो सारी चीज़ों करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से उस चीज़ को करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा उसको सीखने को मिलेगा, है ना। वो अपने आधार पे, उस नॉलेज के अपने क्षमता के आधार पे बहुत सारे तर्क करेंगे, कौन सा सही है, कौन गलत है, कौन किस प्रकार से दूसरे से डिपेंडेंट है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे के बारे में वो क्या करेंगे,
खुद से उसके बारे में सोचेंगे और समझेंगे। आपका सिर्फ काम ये है कि आप बच्चे को उस तरह का इन्वायरमेंट दें और उसी के आधार पे, है ना, बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम दे दें और उससे आप पूछें कि आप बताओ कि ये सारी चीज़ बताया जा रहा है उसमें आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विधियाँ शिक्षक के व्यवहार का एक भाग है जिन्हें शिक्षक शिक्षण में प्रयोग करता है। ठीक है। पहली बात ये कहा गया है कि जो विधि होता है वो विधि क्या है कि शिक्षक का व्यवहार, मतलब कहने मतलब है कि जब टीचर कहीं भी टीचिंग करने के लिए जाता है तो टीचिंग करने समय उसका जो व्यवहार होते हैं उसका एक हिस्सा के रूप में क्या होता है, आपका मेथड होता है। ठीक है, आपका विधि होता है। क्योंकि पढ़ाने के दौरान हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उसका एक हिस्सा के रूप में होता है। टीचर जब टीचिंग करने के लिए जाता है तो एक व्यवहार के रूप में देखने को मिलता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जो भी शिक्षक होते हैं बहुत सारे शिक्षण का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे टीचिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो विधि होता है वो वो जो विधि होता है वो विषय वस्तु को पर आधारित होता है। अब मान लीजिए जिस प्रकार का टॉपिक होगा उसी प्रकार के आपके मेथड भी होंगे, है ना। और अधिगम विकसित करती है, और जिस प्रकार का आपका टॉपिक होगा उस प्रकार का आपका विधि होगा। और साथ में जो आपका लर्निंग जो है वो लर्निंग क्या होगा, जो अधिगम की जो प्रोसेस होते हैं उसमें भी क्या होगा, आपका विकसित होगा। धीरे धीरे क्या होगा उसमें और ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब अधिगम क्या होता है, तो अधिगम क्या होता है, सीखने और सिखाने की एक प्रोसेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि ठीक है विधि समझ में आ गया, शिक्षण विधि क्या होता है। तो शिक्षण विधि को हम किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि ठीक है विधि है, विधि मेथड्स क्या है, तरीका है, टीचिंग के दौरान इसका यूज होता है, लेकिन उस विधि का हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं उसका किस प्रकार से वर्गीकरण करें जिससे कि हम हर एक टॉपिक को अलग अलग विधि का प्रयोग कर उसको बेहतर रूप से समझा सकें। ठीक है। तो प्रत्येक विधि का जो है एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि जो विधि है वो किस तरह के सिचुएशन में इसका प्रयोग होना चाहिए। आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, किसी भी विषय का अध्ययन या लर्निंग की बात करें तथा अध्यापन या टीचिंग के लिए, है ना, कुछ निश्चित उद्देश्यों को निर्धारित करना आवश्यक होता है। आप कभी भी पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको याद होगा कि आप पढ़ाने के दौरान क्या बनाते हैं, लेसन प्लान। वो लेसन प्लान क्या होता है, वो लेसन प्लान होता है एक निश्चित उद्देश्य, है ना, कि आपको 40 मिनट में क्या क्या चीज़ों को पढ़ाना है, किस तरह से वहाँ पे टीचिंग करना है, किस मेथड को यूज करना है, किस तरह के सहायक सामग्री को ले जाना है, इन सभी के बारे में प्री प्लान होता है। ठीक है। और जो प्री प्लान करते हैं वो एक निश्चित आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम 40 मिनट में इन सभी चीज़ों को बताएंगे और इसी के आधार पे पढ़ाएंगे। तो कभी भी आप किसी विषय के बारे में, है ना, पढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है, अध्ययन या फिर टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, निश्चित देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। यदि हम बिना किसी उद्देश्य का निर्धारण किए किसी विषय का अध्यापन या टीचिंग कराएं तो हो सकता है कि विद्यार्थी वह ज्ञान प्राप्त ना करे जो हम चाहते हैं। ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि हम हो सकता है कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है ना, उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम कुछ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस तक कोई प्री प्लानिंग नहीं कर गए है ना, कि बच्चे को ये सारी चीज़ को समझाना है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन देने के दौरान, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे समझते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि बच्चे उस चीज़ों को समझ जाएंगे लेकिन आधा अधूरा, ठीक है, पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, जिस कारण से उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि बच्चे उस तरह के टॉपिक से धीरे धीरे अपने आप को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसी के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो उद्देश्य है ना, वो निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि हम उन विषय को संगठित व्यवस्थित रूप से पढ़ाएं। ठीक है। अब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव बना है, जो भी आपका उद्देश्य है, ठीक है,
उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए सबसे पहले अब जब क्लास में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने समय क्या है कि आपका जो लेसन प्लान है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं वो बच्चे को काफ़ी इजी वे में, है ना, कहीं पर भी उसको समस्या ना हो समझने में। इस प्रकार से आपका लेसन प्लान का डिजाइनिंग होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि इसलिए क्या है कि किसी विषय के अध्यापन में विधियों का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि आप उसका ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं तो बहुत सारे तरीके जो अपनाते हैं टीचिंग के दौरान, जो तरीका है वो क्या है, आपका विधि है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि विधि जो है आपका मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान निभाता है या महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है वो चीज़ समझ में आ गया कि टीचिंग मेथड क्या होता है, टीचिंग मेथड को किस प्रकार से हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है। उससे किस प्रकार क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव निर्धारित होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस पे आपका सारा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, जिससे बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आए। ये बात समझ में आ गया। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे कि विधि अगर 2 वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं तो हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहला ऐसा विधि होगा, ऐसा मेथड होगा, ऐसा तरीका होगा, है ना। वो तरीका कैसा होगा, वो तरीका होगा शिक्षक केंद्रित विधि। ठीक है, टीचर सेंटर मेथड्स। अब वहीं दूसरी बात करते हैं कि बाल केंद्रित विधियाँ, मतलब कि स्टूडेंट सेंटर मेथड्स। स्टूडेंट सेंटर मेथड्स का मतलब ये है कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में यह देखने को मिलता है कि जितना भी आप जो भी चीज़ को पढ़ाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ का नॉलेज देना चाह रहे हैं, या फिर उस बच्चे के अंदर आप स्किल का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बाल केंद्रित ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि बच्चे को सेंटर मान के, है ना, उसके बाद उसको पढ़ाया जाता है। बच्चे के रुचि को, बच्चे के इच्छाओं को समझते हुए, बच्चे के इन्वायरमेंट को समझते हुए, है ना, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि आज का समय जो है उसको पढ़ाया जाता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो विधि है उसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला क्या है कि शिक्षक केंद्रित विधियाँ, और दूसरा क्या है, बाल केंद्रित विधियाँ। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स। इस दोनों मेथड्स के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं कि ये दोनों मेथड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है, पहला क्या आता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। अब टीचर सेंटर मेथड के अंतर्गत कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में जानिए। आज सभी मेथड्स के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे जो मेथड्स, टीचिंग मेथड संबंधित विभिन्न तरह का आपको नॉलेज मिल जाएगा, जिससे कि कहीं भी आप टीचिंग करने के लिए जाइएगा तो काफ़ी ईजी वे में बहुत अच्छी तरीके से, है ना, उस 40 मिनट का यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तब यहाँ बात किया जा रहा है क्या, शिक्षक केंद्रित विधि, टीचर सेंटर्ड मेथड। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि व्याख्यान विधि आता है, लेक्चर मेथड आता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझिए कौन कौन से मेथड आते हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि आता है, पाठ्य पुस्तक विधि आता है, ऐतिहासिक विधि आता है। ठीक है, सामूहिक अध्यापन आता है, और भी कुछ है क्या, नहीं। ये 5 जो आपका मेथड है वो सारे मेथड किस में आते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट वहीं बात करते हैं क्या, चाइल्ड सेंटर मेथड के अंदर कौन कौन सा मेथड आते हैं, तो आपका आता है प्रोजेक्ट मेथड आता है, उसके बाद आता है प्रयोगशाला विधि आता है, खोज विधि आता है, विचार विमर्श विधि आता है, पर्यटन विधि आता है, अधिन्यास विधि आता है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि आता है। ठीक है, तो ये सारे जो 7 आपके जो मेथड हैं वो 7 मेथड किस में आते हैं, आपके चाइल्ड सेंटर मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी मेथड्स के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसका किस प्रकार से यूज करना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा यूज होता है, इसके क्या मेरिट क्या डिमेरिट हैं, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करें। और वीडियो में और किसी तरह के कोई चीज़ों को आपको समझना है या कैसा वीडियो लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस तरह के और भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसमें वो टॉपिक में एक वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक में भी वीडियो बनाएंगे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं पहले क्या
कि टीचर सेंटर मेथड के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्या, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होते हैं, है ना। लेक्चर मेथड किसे कहेंगे, टीचर के लिए है या स्टूडेंट के लिए है, इसमें किसकी प्रधानता होती है, ये कब यूज होता है, किस स्कूल के लिए, मतलब किस एज के बच्चे के लिए, प्राइमरी के लिए या सेकेंडरी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, किसके लिए यूज होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट में हम लोग आते हैं, व्याख्यान के द्वारा शिक्षक छात्रों के समक्ष विषय वस्तु से संबंधित तथ्य, सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं आदि को मौखिक रूप से स्पष्ट करता है। ठीक है, यहाँ बात एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है, मौखिक रूप से स्पष्ट करता है। जब कभी भी एक शिक्षक क्लास में छात्रों को अपने विषय संबंधित किसी तथ्य या सिद्धांत या नियम या कोई भी प्रक्रिया करता है तो उसमें जो मौखिक रूप से जब स्पष्ट करने की बात आती है ना, देन हम कह सकते हैं कि वो क्या है, व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, विभिन्न शिक्षण विषयों में व्याख्यान विधि का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में देखते हैं कि जो टीचर होते थे उसमें क्या करते थे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे। बच्चे क्या करते थे, सिर्फ सुनते थे, और टीचर क्या करते थे, जितने भी तरह के नॉलेज हैं विषय वस्तु संबंधित, वो सिर्फ मौखिक रूप से क्या होता था, सभी चीज़ को बताया जाता था और बच्चे उस सभी चीज़ को सुन के, है ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते थे। तो वही बात कहा गया है कि प्राचीन काल से ही, है ना, बहुत प्राचीन काल से ही, है ना, प्राचीन काल से ही इस विधि का जो है वो प्रयोग होता आ रहा है। किस विधि का, लेक्चर मेथड का या व्याख्यान विधि का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि इस विधि को विद्यालयों में प्रयोग किया जाता था क्योंकि उस समय प्राचीन काल में कारखानों के अभाव के कारण पुस्तकों का अभाव था और व्याख्यान द्वारा ही अध्यापक विद्यार्थियों को विषय ज्ञान दे सकता था। तो जो प्राचीन काल में क्या होते थे कि बहुत सारा बुक आपको अवेलेबल नहीं होता था, है ना। वो पहले भी आप वैदिक काल की बात करते हैं तो उसमें जो होते थे तो सभी के पास बुक नहीं होता था, उसमें बहुत सारे फैक्ट्री नहीं होते थे, इस कारण से बुक ज़्यादा संभव नहीं होता था कि हर एक बच्चे को मिल सके। तो इस कारण से भी क्या होते थे कि उस समय का जो प्राचीन काल में क्या होते थे, इस मेथड का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग, कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है कि शिक्षकों को ध्यान आकर्षित करते हुए ये बात कहा है कि बालक को केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए। तब से क्या हुआ कि व्याख्यान विधि का जो प्रयोग होता है उसमें क्या होती है, इसकी महत्ता जो है उसमें कमी देखने को मिला है। आजकल जो है यह विधि अधिकतर जो है आपको कॉलेज के स्तर पर प्रयोग किया जाता है, परंतु माध्यमिक विद्यालय में भी विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब आज का जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या होते हैं, आपका शिक्षा दी जाती है ना, बच्चे के व्यवहार के आधार पे शिक्षा दी जाती है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पे क्या हुआ कि शिक्षकों को ध्यान आकर्षित करते हुए बात कहा गया है कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, उस समय क्या होता है, बालक को क्या है, केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए, है ना, मतलब बालक को सेंटर पॉइंट मान के पढ़ाना चाहिए। जिस कारण से क्या हुआ कि व्याख्यान विधि का जो महत्व है उसमें क्या हुआ, कमी देखने को मिला। आज भी इसका प्रयोग होता है, आजकल इसका प्रयोग होता है, कहाँ होता है, कॉलेज में होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या कॉलेज में होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, या बहुत कम ही बोलने की बात करते हैं हम लोग यहाँ की, कि माध्यमिक विद्यालय में भी इसका कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, कॉलेज में देखने को मिलता है। इस मेथड का जो महत्ता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में लोग आते हैं कि व्याख्यान विधि का, तो समझ गए व्याख्यान विधि है क्या। अब व्याख्यान विधि का जो लाभ है इसके बारे में जानते हैं कि व्याख्यान विधि में क्या लाभ मिलता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग करने से विषय वस्तु को संगठित रूप से, है ना, तथा एक निश्चित क्रम में पढ़ाया जा सकता है। अगर इस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं तो इस मेथड में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि अच्छा से ऑर्गेनाइज रूप से क्या होता है कि आपका लेसन प्लान बना हुआ रहेगा, एक निश्चित क्रम में बना हुआ रहेगा, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को, है ना, उसके बारे में मौखिक रूप से बच्चे को बताते चले जाएंगे। ठीक है, कम समय में छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। मतलब इस मेथड को यूज़ करते हुए आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो कम समय मतलब है कि बहुत कम ही समय में क्या होगा
कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत सारे आप नॉलेज जो है ना, आप बच्चों को दे सकते हैं इस मेथड के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है इससे, कि किसी पाठ्य की प्रस्तावना के समय अथवा पढ़ाई गई विषय वस्तु के दोहराव के लिए इस विधि का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक को अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक है उसे शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रस्तावना कौशल होता है, ठीक है, उसका जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उस इंट्रोडक्शन के समय आप प्रस्तावना का यूज़, उस समय आप लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर जब आप किसी टॉपिक को रिपीटेशन करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि उसको रिवाइज करने के लिए, है ना, उस समय भी क्या होता है, इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या बहुत अच्छा उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यह विधि वैज्ञानिकों की जीवनी या विज्ञान से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के शिक्षण हेतु भी प्रयोग किया जाता है या उपयुक्त किया जाता है। कि अगर किसी का बायोग्राफी की बात करते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप साइंस की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपको पढ़ाना है या बात करना है, तो उसमें भी क्या होता है, इस विधि का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, कि यह जो विधि है शिक्षक के लिए बहुत सरल होता है। पाठ की तैयारी हेतु उसे बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, या बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करने होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टीचर क्या हुआ, इस मेथड को यूज़ काफ़ी इजी वे में कर सकता है ना। किसी भी लेसन प्लान में मान लीजिए इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है ना, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगा। आप बहुत सिस्टम्स वे से बहुत अच्छी तरीके से, है ना, इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दोष की, है ना, इसका दोष क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि जिस समय अध्यापक जो होते हैं व्याख्यान देते हैं, उसमें देखिएगा कि विद्यार्थी जो है वो निष्क्रिय रूप से बैठा रहता है, मतलब विद्यार्थी उसमें कुछ नहीं करता है, ध्यान से वो सुनता है। और अध्यापक जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि जब व्याख्यान विधि हम बात करते हैं, लेक्चर मेथड की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर है ना, वो सक्रिय होता है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो क्या होता है कि असक्रिय होता है, मतलब कि वो निष्क्रिय होता है। जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ ध्यान से हर एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को सुनते हैं, और टीचर क्या करते हैं, सभी जो नॉलेज है उसको इस मेथड के मदद पर, है ना, उसको बताते चले जाते हैं। जो विद्यार्थी होता है वो कान से क्या करता है, सुनता है, और साथ में जो अध्यापक होते हैं वो बहुत सारी बातों को उससे जो टॉपिक है, विषय वस्तु से संबंधित, वो कहते चले जाते हैं। और बच्चे जो हैं उसको सही मान भी लेते हैं, और उसमें कोई तर्क भी नहीं होता है, उसमें कोई चिंतन भी नहीं होता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं, बोल सकते हैं उसको अवसर ही नहीं मिलता है कि बच्चे उस टॉपिक पर, है ना, किसी प्रकार का कोई तर्क करे या फिर उस पर चिंतन करें। ठीक है, पहला दोष है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि सभी अध्यापक अच्छे वक्ता नहीं होते। सही बात कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब सब टीचर जो है ना, उस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से, काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से, है ना, अच्छा से बता सके, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, व्याख्यान देना भी एक गुण है जो सभी अध्यापकों में नहीं पाया जाता है। अब बात होती है कि लेक्चर देना, है ना, उसका भी क्वालिटी होता है कि किस प्रकार से बच्चे को हम बेहतर रूप से अपने इन्फॉर्मेशन को या अपने नॉलेज को बच्चे को समझा सकें, है ना। ये भी क्या क्वालिटी होती है ना, कि बच्चा ज़्यादा बोर नहीं हो। 40 मिनट का क्लास है तो 40 मिनट के क्लास में बच्चे को उतना देर तक लेक्चर मेथड से ही पढ़ा रहे हैं, है ना, तो बच्चे में ज़्यादा बोल सकते हैं कि उससे ज़्यादा इरिटेट ना होने लगे। तो ये भी कला होता है कि हम किस प्रकार से, है ना, अपने जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को बच्चे तक पहुँचाएँ, है ना। तो ये सब टीचर में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इन गुण के अभाव में पाठ अरुचिकर हो जाता है और विद्यार्थी जो है पाठ को नहीं समझ पाते हैं। वही बात कहा गया कि मान लीजिए किसी टीचर में मान लीजिए व्याख्यान विधि का जो अपना क्वालिटी नहीं है, इससे क्या होता है कि जो आपका जो पाठ है, मतलब आपका जो विषय वस्तु है ना, उसमें इंटरेस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। विद्यार्थी जो है उस लेसन में उस पाठ को समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका इसमें कि इस विधि का प्रयोग से अध्यापक विद्यार्थी की कठिनाइयों का निदान भी नहीं कर सकता है। वह समझता है कि सभी विद्यार्थी पाठ को समझ रहे हैं, जबकि वास्तव में अनेक विद्यार्थी उसे नहीं समझ पाते हैं।
ठीक है। मतलब क्या है कि जब टीचर इस मेथड का यूज़ करते हैं तो जो बच्चे की जो समस्या होती है ना, उसका कोई निदान नहीं हो पाता है, पहला चीज़। दूसरी बात क्या होता है कि टीचर ये मान लेता है कि सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है जिसको समझ में, उस टॉपिक से संबंधित उसको समझ में नहीं आता है। कि इस विधि के द्वारा शिक्षक बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करने में असमर्थ रहते हैं, जो कि विज्ञान और कुछ विषयों में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना। हम बात करते हैं क्या कि साइंटिफिक एटीट्यूड की, तो किसी इस विधि की मदद से क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बालकों के अंदर एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लेक्चर मेथड है। तो इसमें क्या होता है, कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई बच्चे का कोई कुछ सक्रिय कुछ उसमें एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नया चीज़ बच्चे से करवाया नहीं जा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो विज्ञान है ना, या फिर विज्ञान सब्जेक्ट है, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे क्या होती है कि इसकी जो महत्ता होती है ना, कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका कि इस विधि के द्वारा बालकों को वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षित करना भी संभव नहीं होता है। मतलब कि बच्चे को, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे को, अगर आप विज्ञान की बात करते हैं, वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को अपने ही छोड़ दीजिए, अपने ही उसके अपने माहौल में, अपनी परिस्थिति में ही छोड़ दीजिए। बच्चा से बोला जाएगा कि वहाँ जो भी सिचुएशन आप क्रिएट करके देंगे, उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने आधार पे, अपने खोज की विधि के आधार पे, विभिन्न तरह तथ्यों को अपने तर्क के आधार पे, अपने चिंतन के आधार पे उस सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है। उसमें क्या होते हैं, जो भी चीज़ें होती है बच्चे का जो सेंटर पॉइंट होता है, बच्चे क्या होते हैं, सेंटर पॉइंट होते हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चे है ना उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है लेक्चर मेथड की। तो जब लेक्चर मेथड की बात हो रही है, दैट मीन्स ये हुआ कि लेक्चर मेथड के आधार पे हम वैज्ञानिक विधि में जो है किसी को प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये संभव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं कि यह विधि शिक्षण के करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत होता है। ठीक है। उपयुक्त दोष के कारण, जो ऊपर जो दोष दिया गया है उसके कारण इस विधि का प्रयोग निम्न कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु करना उपयुक्त नहीं है। व्याख्यान के बीच में प्रदर्शन करके, सहायक सामग्री का प्रयोग करके या प्रश्न उत्तर के द्वारा शिक्षक अपने व्याख्यान को अधिक रोचक या सार्थक बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस विधि में क्या है कि करके सीखने का जो सिद्धांत होता है, करके सीखने का सिद्धांत क्या होता है कि बच्चे को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट में दे दीजिए, बच्चे को फ्रीडम छोड़ दीजिए। टीचर क्या करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और सारा एक्टिविटी जो है वो बच्चा ही करेगा। तो क्या कहलाता है, वो करके सीखने का सिद्धांत कहलाता है। वो जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है। इसमें क्या होता है, करके सीखने का जो सिद्धांत है इस पर उसको लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें बच्चा का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, बहुत कम ही होता है। व्याख्यान विधि में क्या होते हैं, टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपका टीचर सेंटर मेथड है। तो टीचर सेंटर मेथड होने के कारण, या निम्न स्तर मतलब कि निम्न कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उसमें जो विज्ञान शिक्षण की बात करते हैं उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जब हम बात करते हैं व्याख्यान विधि की, तो व्याख्यान विधि में हम प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। सहायक सामग्री का यूज़ कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर क्या कर सकते हैं कि आपका जो क्लास है ना, आपका जो लेक्चर है, उस लेक्चर में आप अधिक रोचक या फिर सार्थक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या आपका वैज्ञानिक शिक्षण का प्रयोग आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें, अपने ग्रुप के साथ में शेयर भी करें।